Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to start a chapter ruling the countryside. हिस्ट्री का चैप्टर है for class 8th. तो let's start. On 12th August 1765, Mughal Emperor appointed East India Company as Diwan of Bengal. Means 12th अगस्त 1765 मुग़ल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया. अब इसको हम पुराने चैप्टर से रिलेट करेंगे. 1764 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर. Battle of Buxar, Battle of Plassey, means Battle of Plassey and Battle of Buxar we discussed in the previous chapter, and we have to relate the Battle of Buxar with this thing. After the Battle of Buxar जो हुई थी 1764 में, किसके बीच में हुई थी आपको याद होगा, शाह आलम II and the Bengal of नवाब और ब्रिटिशर्स. तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट. ब्रिटिश जीत गए थे और उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे. तो व्हाट इज़ दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू. मीन्स उनको रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करने का एक राइट मिल गया था फ्रॉम मुग़ल एम्परर से. क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. तो उसके चलते जो एम्परर था उसको दीवानी राइट्स देने पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे दीवानी राइट्स मिले. किसको मिले? ईस्ट इंडिया कंपनी को. Now the company became the chief financial administrator of the territory. अब chief financial administrator हो गई अपनी टेरिटरी की. कौन सी 3 टेरिटरी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. क्योंकि वहाँ से उसको राइट मिल गया था टैक्स कलेक्ट करने का. ठीक है. Now they had to think एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड. अब उनको क्या, जब उनको राइट मिल गए तो अब उनको 2 चीज़ों पे अपना जो दिमाग था या अपना माइंड था फोकस करना था. एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड, लैंड को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू सिस्टम, और उसका रेवेन्यू सिस्टम ताकि उनको कंटिन्यूशन में रेवेन्यू मिलता रहे. मीन्स लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा जिसकी वजह से कंटिन्यूशन में उनको रेवेन्यू मिलता रहे. करेक्ट? इतना समझ में आ गया. नाउ over the years company also learned being an alien power. एकदम से तो उनको राइट नहीं मिला. इतने साल यहाँ पे रूल नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये सीखा कि हम एक तरह के एलियन पावर हैं. एलियन पावर मीन्स फॉरेनर हैं. यहाँ के लोग जल्दी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ रूलर. एज ए रूलर वो हमें जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आज हम जितने लोकल रूलर्स हैं उनको हटा दें और कहें हम ही यहाँ के रूलर हैं. तो जो जनता है वो एकदम से उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी. इट नीडेड टू बी पैसिफाई ओल्ड रूलर्स. तो जो ओल्ड रूलर्स हैं उनको पैसिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये नहीं कि उनको एकदम से हटा दें कि हम पावरफुल हो गए, हमें कंट्रोल मिल गया फाइनेंशियली तो हम ही सर्वाइन. नहीं, ओल्ड रूलर्स हैं उनको भी पैसिफाई करने पड़ेगा. दे कुड नॉट बी एलिमिनेटेड. उनको हम एकदम से नहीं हटा सकते. तो इस तरह बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई. ड्वेल गवर्नमेंट मीन्स द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू इज़ फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट को राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू मिला, और बाकी इंटरनल मैटर मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मेंटेनेंस वो किसकी जिम्मेदारी बन गई? वो नवाब की जिम्मेदारी बन गई. मीन्स नवाब एज इट इज़ रूल करेगा, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब की रहेगी. लेकिन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट.
समझ में आ गया? हाउ वॉज दिस टू बी डन, लेकिन ये किस तरह हुआ, ठीक है, वी विल सी इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह ड्वेल गवर्नमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश की, किस तरह उन्होंने रेवेन्यू कंटिन्यू किया ताकि उनकी तिजोरी में पैसा आता रहे लगातार। क्लियर? ये सब रेवेन्यू सिस्टम जो है किस तरह उन्होंने डिवाइस किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी बिकेम द दीवान, कंपनी को रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे कलेक्ट करने के लिए, दीवानी राइट्स मिल गए थे, बट स्टिल सॉ इटसेल्फ एज अ ट्रेडर, लेकिन ये अपने आप को एज अ ट्रेडिंग कंपनी ही मानती थी, क्योंकि इनिशियली दे केम एज अ ट्रेडर, क्योंकि वो एक ट्रेडर की तरह ही अपने हमारी कंट्री में आए थे। वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू, चाहते थे कि जितना भी रेवेन्यू हो बहुत ज़्यादा हो, मीन्स लार्ज रेवेन्यू, क्योंकि जो ट्रेडर कंपनी है उसका सोल एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स भी वो वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू बट वाज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम, लेकिन कोई भी रेगुलर सिस्टम सेटअप करना नहीं चाहते थे कि ऑफिस बनाया जाए, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, तो किस तरह रेवेन्यू आएगा, वो ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा चाहते थे कि हमें कंटिन्यूशन में रेवेन्यू मिलता रहे। उनका सोल एम क्या था? इंक्रीज द रेवेन्यू, किसी तरह रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। किस लिए वो रेवेन्यू चाहते थे? टू बाय कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स, कॉटन और सिल्क क्लोथ्स को खरीदना चाहते थे, स्पाइसेस खरीदना चाहते थे, बिकॉज इन चीज़ों की बाहर कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। एंड टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, और कंपनी के एक्सपेंसेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो वो पूरा करने की वजह से वो रेवेन्यू चाहती थी। जैसे उन्होंने एक आर्मी मेंटेन की थी, उसके लिए अगेन हम पहला वाला चैप्टर देखें तो उसमें सब्सिडरी अलाइंसेस कि अपनी आर्मी को स्टेशन कर देते हैं लोकल रूलर के लिए, लोकल रूलर की स्टेट में, और सारा की सारा एक्सपेंस जो है वो लोकल रूलर करता था। मीन्स अपनी आर्मी को फ्री में उनके स्टेट में रख दिया जाता था, और ये प्रॉमिस करते थे कि कोई दूसरा रूलर अटैक करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मीन्स इस तरह अपनी आर्मी भी वो मेंटेन किया करते थे, लेकिन इन सब के लिए उनको रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती थी। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहते थे कि हमें यहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू मिले। विद इन 5 years गुड्स बॉट बाय द कंपनी डबल्ड, जो यहाँ से बंगाल से जो भी कॉटन के, सिल्क के, स्पाइसेस जो भी चीज़ें जाती थी वो 5 साल में डबल हो गई। मीन्स एक्सपोर्ट जो है वो डबल हो गया एंड बंगाल में। एंड बिफोर 1765 में इसको दीवानी राइट मिले थे कंपनी को, लेकिन उससे पहले कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया। जो गुड्स को परचेज किया करती थी, मीन्स कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, स्पाइसेस, इनको जो परचेज किया करती थी, कैसे परचेज किया करती थी? इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट किया करती थी, और वो गोल्ड और सिल्वर यहाँ दे के परचेज किया करती थी कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स को, स्पाइसेस को, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। मीन्स ब्रिटेन से गोल्ड सिल्वर आता था और वो यहाँ पे ट्रेडर्स को दे के सामान खरीदते थे और एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, समझ में आया? एंड नाउ कलेक्टेड रेवेन्यू कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। लेकिन अब क्या हुआ, उनको दीवानी राइट्स मिल गए, तो वो जो कलेक्टेड रेवेन्यू होता था उन्हीं से सामान खरीदते थे, वो ही पैसा, मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट्स और आर्टिसन से, वही पैसा जो कलेक्टेड मनी है उसी से सामान खरीदते थे और वो एक्सपोर्ट करते थे। मीन्स जो पहले हमारी कंट्री में गोल्ड और सिल्वर आ रहा था वो आना बंद हो गया, हमारा अपना ही पैसा हमारे देश में रह गया और नया पैसा नहीं आ रहा, और यहाँ से सामान भी दूसरे देश में जा रहा है। मीन्स इस तरह जो हमारी इकोनॉमी है वो बुरी तरह प्रॉब्लम में आ गई, मीन्स उसको बड़ा धक्का लगा। Soon the Bengal economy was facing a deep crisis। जब इस तरह होने लगा तो जो बंगाल की जो इकोनॉमी थी
वो धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। और इसका इम्पैक्ट पड़ा दो जनों पे, आर्टिसंस एंड पीजेंट्स। आर्टिसंस पे क्या पड़ा? आर्टिसंस वर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी एट लो प्राइजेस। आर्टिसंस को प्रेशराइज किया जाता था कि वो अपने आर्टिकल्स, गुड्स को कम प्राइस में कंपनी को बेचे, बहुत कम प्राइस में। तो इस तरह उनको लॉस होने लग गया। एंड पीजेंट्स के ऊपर हाई टैक्सेस वर इम्पोज्ड। पीजेंट्स फार्मर्स के ऊपर हाई टैक्सेस जो थे, जो इम्पोज किए गए, वो बहुत हाई टैक्सेस थे। एंड दे वर अनेबल टू पे, और वो उसको पे नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से क्या हुआ? आर्टिसनल प्रोडक्शन डिक्लाइन। जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया कि जब हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा, इतने लो प्राइस में हमें कंपनी को देना पड़ रहा है, तो बेटर हम ना ही बनाएं। तो वो भी डिक्लाइन हो गया। एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑल्सो कोलैप्स्ड। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्योंकि जब किसान इतना रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे तो वो अपनी ज़मीन छोड़ के भागने लग गए, क्योंकि उनको वैसे भी वहाँ से हटा दिया जाता था, इवेक्टेड फ्रॉम देयर ओन लैंड हटा दिया जाता था, तो वो वैसे भी चले ही जाते थे। तो वो जो एरिया था वो डिजर्टेड एरिया हो गया, ऐसे ही बेकार। और उसी समय 1770 अ टेरेबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। और उसी समय भूखमरी या अकाल की स्थिति आई, क्योंकि उन्होंने खेतों पे काम करना बंद कर दिया। भूखमरी की, फेमाइन की स्थिति आ गई। एंड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, जिसको 10 लाख लोग जो थे वो ख़त्म हो गए। ऑलमोस्ट अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाइप्ड आउट। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वाइप्ड आउट, ख़त्म हो गई। अब नाउ दे रियलाइज, अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया, इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन र्यून, अगर ये इकोनॉमी ही ध्वस्त हो जाएगी, अगर बंगाल की इकोनॉमी ही ध्वस्त हो जाएगी, तो हमें रेवेन्यू कौन देगा? किसान नहीं होंगे, आर्टिसंस नहीं होंगे, तो हमें रेवेन्यू देगा कौन? हमारा तो जो रेवेन्यू, कलेक्शन रेवेन्यू है, वो ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, क्या उसको रेवेन्यू जो मिल रहा है वो कंटिन्यूशन में मिलेगा? नो। नाउ दे बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज। अब उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि लैंड के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, और एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि जब किसान और पीजेंट्स, आर्टिसंस हैं, ये प्रॉस्परस होंगे तभी तो हमें रेवेन्यू मिलेगा, अदरवाइज हमें रेवेन्यू कैसे मिलेगा? लेकिन हाउ, कैसे किया जाए इसको कि उनमें भी प्रॉस्पेरिटी आए और हमारा जो रेवेन्यू है वो भी हमें कंटिन्यूशन में मिलता जाए? इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वो लोग में भी, मतलब किसानों में और पीजेंट्स में, आर्टिसंस में भी प्रॉस्पेरिटी आए और हम लोगों को भी रेवेन्यू कंटिन्यूशन में मिलता रहे। लेकिन ये कैसे संभव है, इसके ऊपर डिबेट होती रही। और अल्टीमेटली आफ्टर 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स के बाद ऑफ डिबेट, कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो बहुत डिबेट करने के बाद 1793 में कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट जो मेथड था वो अप्लाई किया। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ दिस रेवेन्यू सिस्टम। इस रेवेन्यू सिस्टम में 3 मेथड्स आपकी बुक में हैं, उसमें एक मेथड है परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा था, इसके क्या इम्पैक्ट हुए, क्या ड्रॉबैक्स है, ये सब हम बाद वाले या नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम सब सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि क्यों उन्होंने परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों किया। ठीक है, आशा है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंटेंट। अगर आपको इस समझ में आ गया है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.